Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th which is electric flux. आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है. गोज थ्योरम हम आगे डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशंस को करेंगे. उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत यूज़ है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट सेज total number of electric field lines passing normally through an area is called electric flux. यानी कि जब कुछ नंबर ऑफ लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही हैं, उन नंबर ऑफ लाइंस की क्वांटिटी को ही हम बोलेंगे, उनकी डेंसिटी को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब वो कम भी हो सकती हैं या ज़्यादा भी हो सकती हैं. सो फिगर देखिए जरा, 3 यहाँ पर हमने ड्रॉ किए हुए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए. सबसे पहले फिगर में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई. अगर यहाँ 3 की बजाय 6 हो जाएं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई. नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई यानी कि डेंसिटी बढ़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है ना. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई. सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट वन थिंग. सेकेंड, दूसरे फिगर से हमें देखिए जरा क्या क्लियर हुआ है. सेकेंड फिगर कहता है कि एक प्लेट हमारे पास, एक शीट है A1 जिसका एरिया है, दूसरी शीट A2 है. A1 शीट में से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं? A1 में से पास हो रही हैं 3 लाइंस, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और जो जिसका एरिया A2 है उसमें से कितनी पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6. तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकेंगी, उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. दैट मीन्स सेकेंड थिंग हमें क्या पता चली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. दूसरी चीज़. तीसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमारे पास 2 फिगर है यहाँ पर. सबसे पहला फिगर जिसके अंदर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल डिफर कर रहा है. सबसे पहला है जब थीटा 0 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना. दैट मीन्स ये वाले केस की बात कर रहे हैं हम. इस शीट में देखिए जरा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, थीटा 0 डिग्री हो गया है. ठीक है. फाई कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डिपेंड करेगा. हम इसको डिनोट कर लेते हैं कोस से, कोस थीटा से. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. कोस इसी डायरेक्शन में लेते हैं, साइन इस डायरेक्शन में लेते हैं. सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा हियर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना. सेकेंड कंडीशन हम इसमें लेके चलते हैं, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की. अब हमने शीट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है. ठीक है ना. प्लेन से कर करके इस डायरेक्शन में कर दिया, ताकि जो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री हो गया है. जब थीटा 90 डिग्री हो गया है तब ए एंटी पैरेलल हो गया है ई के. एरिया वेक्टर जो है इज एंटी पैरेलल टू ई, एंटी पैरेलल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना. और सेम फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा. अब जब कोस 0 होता है, कोस 0 वो 1 होता है, यानी कि फाई कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा. और कोस 90 होता है, कोस 90 इज 0. दैट मीन्स 5 कब मिनिमम होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा. तो दोनों कंडीशन समझ में आई. तीनों चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. कंबाइनिंग 1 2 एंड 3, फाई विल बी इक्वल टू, फाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा? सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा एरिया और तीसरा कोस थीटा. यही है ना तीनों से, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है हम हटा देते हैं, तो फाई विल बी इक्वल टू ई ए कोस थीटा. अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने हटाया है ये कितना हो जाएगा? 1. ये होता है इस केस में 1. सो फाई विल बी ई ए कोस थीटा. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ई डॉट ए कोस थीटा, हट जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ गया. अब कैसे पता लगाया जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? इधर दोनों वेक्टर्स हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है. प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. दैट मीन्स फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर है. ठीक है. नाउ इन एवरी कंडीशन थीटा इज नॉट 90 डिग्री और 0 डिग्री. हर कंडीशन में थीटा 0 और 90 डिग्री भी नहीं हो सकता. थीटा कैन बी वेरिएबल, थीटा वेरिएबल है. ठीक है ना. तो थीटा कैन बी अबाउ 90 और अबाउ 0.
ठीक है ना, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 90 से बड़ा भी। ऐसे कंडीशन में क्या करें, जैसे ये कंडीशन हमने ले ली है, एक एरिया लिया है हमने, ठीक है ना, इसका जो एरिया वेक्टर है ए है जो कि थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो अब थीटा वेरिएबल हो गया है, थीटा कैन बी वेरिएबल। सो इस कंडीशन में क्या करें, इसको डिस्कस करते हैं। सो व्हेन थीटा इज वेरिएबल, 0 डिग्री ना होकर के 90 ना होकर के इससे कम या ज़्यादा हो, तब क्या हो सकता है, हम एक फिगर कंसीडर करते हैं, एक शेप ले लेते हैं जो कि इरेगुलर शेप है और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, ds मान लेते हैं, 4 हमने छोटे से एलिमेंट बना सकते हैं, जितने ज़्यादा बना सकते हैं पॉसिबल हो सके वो बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर इन सभी एलिमेंट्स के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, और नॉर्मल वेक्टर, एरिया वेक्टर जो है इनका, इसका ऐसे हो जाएगा n कैप, इसका ऐसे हो जाएगा, और थीटा इज इसका इधर हमने लिया हुआ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और उधर हमने लिया थीटा लेस देन 90 डिग्री, दोनों समझाने के लिए कि ग्रेटर अगर हो जाए तो क्या होगा और लेस अगर हो जाए तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो कोस 90 कितना होगा, कोस 90 कोस थीटा व्हेन ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू नेगेटिव। इसलिए किसी भी सरफेस के अंदर इनवर्ड फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि कोस 90 जो है अगर ग्रेटर देन 90 हो जाए तो वो नेगेटिव रहता है। इसी तरह से आउटवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज कोस थीटा इज व्हेन लेस देन 90 डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। इसलिए किसी सरफेस के अंदर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा और बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और इस टोटल सरफेस का अगर हम कंसीडर करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वो कितना होगा, हम इंटीग्रेशन कर देंगे सभी सर्फेसिस के लिए, जो स्मॉल सर्फेसिस हमने लिए हैं ds, phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी कंसेप्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला केस ले रहे हैं व्हेन E इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो E और n के बीच में मान लेते हैं एंगल थीटा बन रहा है, तो हम ये पहले भी जान चुके हैं कि जो डेल्टा फाई यानी चेंज इन फ्लक्स आएगा वो E ds कोस थीटा आएगा, एंड वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे कोस थीटा हटा देंगे, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा E डॉट डेल्टा s और ds। सेकंड हम लेके चलते हैं व्हेन E इज नॉन यूनिफॉर्म, E नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म में है, पता नहीं डेंसिटी किधर ज़्यादा है और किधर कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। तो मान लेते हैं कि हम जो एक सर्फेस लिया हमने उसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ds, ठीक है ना, ds1 ds2 ds3 अप टू सो ऑन। तो सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी, E1 E2 E3 E4 अप टू सो ऑन। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी phi इज इक्वल टू E1 डॉट ds1 प्लस E2 डॉट ds2 प्लस E3 डॉट ds3 अप टू सो ऑन En डॉट dsn। सबको टोटल कर देंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस E डॉट ds। इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं।